हेलो स्टूडेंट, नोटेबली के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल में हम लोग स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही नोटेबली का मैथ्स फाउंडेशन कोर्स और वैदिक मैथ्स कोर्स जल्द ही ये चैनल में अपलोड होगा। अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट जाता है और उसके आप स्टेप वाइज सोल्यूशन चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करो। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। जो डिफरेंस है दो नंबर का वो 26 दिया हुआ है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो देखो अभी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट में को पढ़ के आपको इक्वेशन कन्वर्ट करना आना ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले इक्वेशन को कैसे, मतलब जो आपको वर्ड दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है उसे कैसे पढ़ना है और उसे कैसे इक्वेशन में बनाना है वो सिखाऊंगी। देखो अगर आपको पूरा चैप्टर दिया है वैसे इसको नहीं पढ़ना है, आपको स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके पढ़ना है। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 2 क्या है, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी जाएगी। लीनियर इक्वेशन में आपको कंडीशन को ढूंढना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो ये एक लाइन बन रही है, मतलब एक स्टेटमेंट बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये सेकेंड कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो मुझे कंडीशंस मिल गई है। ओके, नाउ यहाँ पे अभी हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए आप ये देखो 2 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 नंबर दिया है तो हमें उसे कुछ तो अज्यूम करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास नंबर्स वो है नहीं, ठीक है। तो लेट वन नंबर बी एक्स। वन नंबर के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर। वाई स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर? आई विल सजेस्ट यू बिकॉज डिफरेंस बोला है और डिफरेंस हम लोग हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर का लेंगे, बिकॉज तभी जाके आपको पॉजिटिव आंसर आएगा। और यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है कि ये दोनों का डिफरेंस 26 है। तो हमें पहले बड़ा नंबर मतलब बिगर नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्मॉलर नंबर से माइनस करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखो, लेट बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। मैं बिगर नंबर को x कंसिडर कर रही हूँ और स्मॉलर नंबर को y कंसिडर कर रही हूँ। अभी फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो मैंने अभी जस्ट बोला है डिफरेंस कैसे लेंगे हम लोग, बड़े नंबर से छोटे नंबर का। डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करना होगा, इज इक्वल टू 26। सो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज x, बिकॉज बड़ा नंबर ही छोटे नंबर से 3 गुना होगा। दैट्स वाई बिगर नंबर इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स जब भी होता है वो 3 गुना होता है, इसलिए 3 टाइम्स द अदर 3y। क्लियर है? तो हमें x का आंसर क्या मिला है, x इज इक्वल टू 3y। ओके, तो ये इसी को आप सेकेंड लिख लो, बिकॉज अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करना है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिया होता है तो भी आपका x का वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखूंगी, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, बिकॉज 2 हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज हाउ मच, 2y इज इक्वल टू 26। सो y का आंसर मुझे कितना मिलेगा, 26 डिवाइडेड बाई 2। सो y का आंसर मुझे कितना मिल रहा है, 2 1 जा, ये भी आएगा 2 1 जा, 2 3 जा। सो y का मुझे आंसर मिल रहा है 13, ठीक है। बट मुझे x का आंसर फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है, तो मुझे x की जो वैल्यू आई थी, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मुझे x का आंसर यही से मिल जाएगा, ये इक्वेशन से। तो x इज इक्वल टू 3y,
तो x का आंसर क्या होगा 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39। सो मुझे x भी मिल गया है। यहाँ पे आप अपने आंसर्स मत छोड़ो, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड में ही इसका आंसर देना ज़रूरी है। तो राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर, देयरफॉर द बिगर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 30। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिखना ज़रूरी है। देखो, अगर आप स्टेटमेंट में उसके आंसर्स नहीं लिखोगे वर्ड प्रॉब्लम के, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं वहाँ पे। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड प्रैक्टिस करो। वर्ड प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट नहीं जाएंगे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन। Okay student, let's start the question number 2. Question number 2 is the larger of a two supplementary angle exceed the smaller by the 18 degree and find them. So what is a supplementary angle? Supplementary angles means what? Supplementary angles ऐसे angles होते हैं. If I will draw one line over here, okay, and this is a one angle, okay, and here you can see that two angles is formed. If I will take this angle as a A and this angle as a B. सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं? जब भी ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब भी आपको सप्लीमेंट्री बोला जाए तभी आपको वो दो एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री लेना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है। सो लेट्स वी विल टेक let larger angle be x and ये आंसर है हमारा स्मॉलर एंगल बी वाई। ओके, ये लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक्सीड बोला है और एक्सीड के टाइम पे आपको क्या करना होता है, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर एंगल डिसाइड करना होता है। तो इसमें पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक कंडीशन तो हमें दिख रही है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बट दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जैसे ही उन्होंने बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट कंडीशन, जो भी हम लोगों ने x लिया है और y लिया है, मतलब जो भी हम लोगों ने लार्जर एंगल या स्मॉलर एंगल लिया है उसका एडिशन 180 डिग्री होगा। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। ओके, अभी चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन है द लार्जर ऑफ टू एंगल। लार्जर हम लोगों ने क्या लिया है, x ऑफ अ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, तो स्मॉलर एंगल से बढ़ रहा है। और कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 80 डिग्री से। तो स्मॉलर एंगल हम लोग को लिखना पड़ेगा, स्मॉलर एंगल कितने डिग्री से बढ़ रहा है, 18 डिग्री। ठीक है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दैट्स वाई ये इक्वेशन फॉर्म होता है। और ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द इक्वेशंस। सो दिस इक्वेशन, अगर आपको ये इक्वेशंस मिल गए तो आपको सॉल्व करना इजी जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये स्टैंडर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी x का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन में निकाल देती हूँ यहाँ पे। अगर आपको एनी अदर मेथड से करना है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लिख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द इक्वेशन नंबर 1 ओवर हियर। ओके, जो भी इक्वेशन में मुझे पुट करना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के लूँगी। x की वैल्यू है मेरे पास y प्लस 18 डिग्री, तो ब्रैकेट कर लो। इंस्टेड ऑफ x आई एम राइटिंग दिस वैल्यू। ओके, y एज इट इज इक्वल टू 18 180 डिग्री। ठीक है, सो नाउ
वी विल सॉल्व y प्लस वाई इज 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y, और ये y 1y प्लस 1y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ सिंप्लीफाई थिंग्स। सो अभी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y एज इट इज़ और 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 8 मतलब 10 माइनस 8 2 हो जाएंगे 16 ओके एंड 162 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये आ रहा है। जहाँ पे डिग्री है तो आप डिग्री का साइन दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि वो टीचर्स अगर प्रॉपरली चेक करने वाले रहेंगे तो वो डिग्री के लिए भी आपके मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, सो y इज इक्वल टू नाउ 162 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा, सो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। सो y का आंसर हमें मिल चुका है। अभी हम लोग वैसे ही x का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास थी x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। सो what is the value of x? y is equal to 81. So I am putting over here 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 8 9 और 99। सो x का आंसर मुझे आ रहा है 99 डिग्री। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर आंसर है 99 एंड y का है 81। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Shall we proceed with the question number 3? Okay, please write down this question, else you can take a screenshot of this question. Let's start the student question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे, तो 2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तो आइडिया आया रहेगा कि आपको वो क्वेश्चंस मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे इक्वेशन में कैसे बनाना है। अगर अभी भी आपको अगर डिफ़िकल्टीज हो रही है तो हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे, और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप वो क्वेश्चन की कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो तभी जाके आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज पे अटेंशन। सो द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। तो मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहा है तो मैं इसे अंडरलाइन कर लेके रख रही हूँ। तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट बन रहा है। उसके बाद पढ़ो कि लेटर शी बाइज, मतलब ये मेरी फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। ठीक है, पढ़ते वक्त भी पूरा ऐसा हम लोग को कोई चैप्टर दिया और उसको ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो वैसे पढ़ो मत, उसे ब्रेक डाउन कर करके पढ़ो कि मेरा कंडीशन 1 कहाँ पे है, मेरा कंडीशन 2 कहाँ पे है। ओके, उसके बाद लेटर शी बाइज 3 बैट्स, हाउ मच? 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर ₹1750। यस, तो मुझे मेरे दोनों कंडीशन मिल चुके हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम 7 बैट्स 6 बॉल, और उसका कितना टोटल कॉस्ट है वो दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ? लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी वाई। ठीक है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ अ बैट को x कंसिडर कर लिया और कॉस्ट ऑफ द बॉल के लिए y कंसिडर किया। तो मुझे एक बैट इतने रुपए में मिल रही है, तो 7 बैट्स की क्या कॉस्ट होगी? तो वैसे उन लोगों ने 7 बैट एंड 6 बॉल की 3,800 दी है। तो इजी इक्वेशन है, 7 बैट्स का ईच बैट का कॉस्ट x है तो 7 × x, प्लस बॉल के लिए हम लोगों ने y किया और 6 बॉल उन्होंने खरीदी की है तो 6y इज इक्वल टू 3,800। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अगेन 3 बैट 5 बॉल, सेम इक्वेशन बन रहा है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, यू विल गेट 1750।
तो आपको 1750 रुपीज़ में 3 बैट और 5 बॉल्स मिलने वाले हैं। तो मेरी इक्वेशन बन के रेडी है। अभी मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड को परफॉर्म करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन लेना है। सोचो समझो, चलो मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ। तो 3x + 5y = 1750। इसे x को इन टर्म्स ऑफ y मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे सारे वेरिएबल्स को एक सेकेंड जगह पे जाके शिफ्ट करना होता है। तो 3x एज इट इज = 1750 - 5y। यस, तो x = बिकॉज ये 3 मल्टीप्लाई में, तो इसे भी नीचे जाना ज़रूरी है। तो 5y / 3। तो 3 डिनोमिनेटर में आएंगे बिकॉज यहाँ पे वो न्यूमरेटर में है। तो ये मेरी हो गई x की वैल्यू। यस, नाउ पुट। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो सेकेंड इक्वेशन में जाके पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन भी ऐसा इक्वेशन जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। तो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसमें जाके x का वैल्यू पुट करने वाली हूँ। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 = 7x + 6y = 3800. Instead of x, you will write this value now. 7 into x = 1750 minus 5y divided by 3 plus 6y = 3800. ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा सा वैल्यूज़ आपको ये बड़े लगेंगे बट ईजी वे में ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो 7 एज इट इज़, x की वैल्यू हमें जो मिली है वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली है, प्लस 6y प्लस = 3800। उतना ही है किया हुआ है अभी तक। फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करके लूँगी बिकॉज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 0 = 0, 7 5 = 35, 3 7 7 = 49, 49 एंड 3 कितना होता है, 49 एंड 3 52, 5 7 1 = 7 एंड 5 7 3 10 एंड 12। ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी और 7 5 = 35y डिवाइडेड बाय 3 × 1 3 = 3800। ये 6y मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो वो -6y हो जाएंगे। अगेन ये 12250 minus 35y = 3 × 3880 minus 6y। ये 3 यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में आएंगे। ओके, अभी मुझे ये इक्वेशन कुछ मिल रहा है, तो 12250 minus 35y, I need to multiply 3 for each of these two term, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होता है उसे ईच एंड एवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लेना है। 3 0 = 0, 3 0 = 0, 8 3 = 24, 3 3 = 9 और 2 11। ओके, माइनस 6 3 = 18y। ओके, यहाँ तक कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होगी बिकॉज मैंने सिंपल कैलकुलेशन सिर्फ किया है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। फिर हमें कांस्टेंट वैल्यू वन साइड चाहिए, तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में लेके आ रही हूँ, = जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल टर्म को वन साइड लेके आऊँगी। देन इफ़ यू आर माइनस दिस टू थिंग्स, सो 0 - 0 0, ठीक है, I will write here 0 - 0 0, 5 - 0 5, this is 2 से 4 नहीं कट होने वाला है तो यहाँ 12 and I will take the carry from this, so 12 - 4 is 8, 1 - 1 0, 1 - 1 0, so this is a 850। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कुछ 17y आ रहा है। ठीक है, सो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, y = 850 divided by 17। If you know that 17 1s और 17 5s are, 17 1s and 17 5s are and 17 0s are 0। सो मुझे y का आंसर कितना मिल रहा है, y = 50। ठीक है,
देखो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, आपके टेबल्स अगर फटाफट से लर्न होंगे, आपको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन फटाफट से आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके तो 50 आ गया, अभी 50 मुझे x में पुट करना है बिकॉज मुझे x का भी आंसर फाइंड आउट करके लेना है। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। ओके सो 1750 माइनस 5 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 3। ओके देन 1750 एज इट इज and 5 into 5 25, 5 zeros are 0 divided by 3। ये मेरे x के आंसर्स है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 7 से 2 गया 5 और 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3। और आपको पता है 3 से 1 और 3 से 5 5 एंड 2 0, तो x का आंसर मुझे कितना मिल रहा है 500। क्लियर है। तो आपके आंसर्स कितने आ रहे हैं y का। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम का फाइनल आंसर आपको x एंड y के टर्म्स में नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ द बॉल x लिया था, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर, कॉस्ट ऑफ द बॉल ईच बॉल। ओके ईच बॉल, ईच बॉल। पहले हम लोगों ने बैट्स लिया था ना, पहले हम लोगों ने एक्स किसको कंसिडर किया है बैट को, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़। रुपीज़ लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका आंसर स्टेटमेंट में भी आना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं 80 मार्क्स का पेपर हो, अगर आपके मार्क्स 70 के अबाव जा रहे हैं, तो वो जो मॉडरेटर्स वगैरह होते हैं वो छोटी छोटी गलतियाँ निकालते हैं और फिर उसमें मार्क्स कट करना चालू करते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप बोर्ड्स में पेपर लिख रहे हो या नॉर्मल में पेपर लिख रहे हो, स्कूल का, कोचिंग का, कहीं पर भी, तो आप ये सारी चीज़ें लिखने की आदत डालो। ओके दैट विल बी हेल्प यू। तो चलो बच्चों ये फटाफट से आंसर लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। Let's start the student question number 4. Question number 4 is the taxi charge in the city consists of a fixed charge together with the charge of for a distance covered। ठीक है, हम सब ने टैक्सी ऑटो से ट्रैवल किया है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम के लिए हमारा जो मीटर होता है वो 21 रुपीज़ होता है और आफ्टर सम टाइम वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये समथिंग, ये कुछ डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, उसके लिए वो मुझे 21 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे अगर हम लोग देखेंगे ना तो 2-2 रुपये से 2-2 रुपीज़ से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। राइट, ये आपने सबने फील किया है। तो यही सेम कंडीशन उन्होंने आपको इसमें दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ये मेरा फिक्स चार्ज है एक्चुअली, वो 21 रुपीज़ दिखते हैं ना हम लोग ऑटो में, तो दिस 21 इज द फिक्स चार्ज। उसके बाद टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, और उसके बाद हम लोग जितना डिस्टेंस आगे कंटिन्यूसली ट्रैवल करेंगे वो हमारे जो मीटर होता है वो उसके जो कॉस्ट होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो उन्होंने कितना किया हुआ है ट्रैवल, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितने चार्जेस रुपीज़ दिए, 105 रुपीज़। ठीक है, आगे क्या बोल रहे, एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो यहाँ तक मेरा फर्स्ट कंडीशन खत्म हो रहा है। सेकेंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड टाइम उन्होंने कितना जर्नी किया था, 15 किलोमीटर का, और चार्ज उन्होंने कितने पेड किए, 155। ठीक है, तो एक टाइम पे उन्होंने 105 जर्नी के लिए 105 रुपीज़ 10 किलोमीटर जर्नी के लिए पेड किए हुए और 155 रुपीज़ 15 किलोमीटर के जर्नी के लिए पेड किए। तो इसे कैसे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज और एक वेरिएबल चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ लेट फिक्स्ड चार्ज बी
चार्ज भी x। एंड जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज मतलब मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि ईच एंड एवरी डिस्टेंस के लिए जो चार्ज बढ़ रहा है उसे मैं वेरिएबल चार्ज कंसीडर कर रही हूँ। वेरिएबल मतलब जो कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, वेरी मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल चार्ज बी वाई। ठीक है, तो ये मैंने कंसीडर करके लिया। अभी फिक्स चार्ज तो मेरा फिक्स्ड रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा फिक्स चार्ज तो x ही रहने वाला है। बट आगे उन्होंने जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ है उसमें क्या होगा, 10 इंटू वाई। वाई 10 इंटू वाई, हर 1 किलोमीटर के लिए उन्होंने पैसे दिए होंगे, और वो कितने दिए होंगे, तो ईच किलोमीटर के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है वाई। ठीक है, तो x प्लस 10y उन्होंने कितने पैसे दिए हैं उनको, 105 रुपीज़। सेम जब भी उन्होंने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तभी उन्होंने कितना दिया था, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज़। सो ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 2। प्लीज़ स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे, ये हमारा डेली लाइफ का जो क्वेश्चन है, डेली लाइफ में हम लोग ये सब कुछ देखते हैं वही टाइप के क्वेश्चंस है। और जब भी आपको अगर फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज वाला क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि आपको x प्लस समथिंग, हम लोगों ने कितने डेज, कितने आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो आपको लिखना है, और कितना टोटल कॉस्ट हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है उतना ही हमें लिखना है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार यही इक्वेशन मतलब यही एक्सरसाइज में दिखाई देंगे, तो आपको वो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे भी कुछ दिया हुआ है तो वो भी पढ़ेंगे। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो फिक्स चार्ज क्या है और वो वेरिएबल चार्ज क्या है, वो उनको मतलब x एंड y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करके देनी है। और उसके बाद हाउ मच डज द पर पर्सन टू पे ट्रैवलिंग फॉर 25 किलोमीटर। तो अगर उनको इसी कंडीशन में अगर यही मीटर से आगे ट्रैवल करना है तो उसे 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि ये लिखते हैं x एंड y का आंसर निकाल देते हैं और उसके बाद आगे नहीं सॉल्व करते। ठीक है, तो अगर आपने ये 25 किलोमीटर का आंसर नहीं निकाला तो उधर आपके मार्क्स जाने वाले हैं। तो टोटल पूरा क्वेश्चन है वो पहले पढ़ो और उसके बाद उसके आंसर्स निकालो। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर्स को स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो एक किसी कंडीशन, एक कोई इक्वेशन को मुझे चेंज करना है तो मैं सेकेंड इक्वेशन को ही चेंज कर रही हूँ। तो x का आंसर मुझे आ रहा है 155 माइनस 15y। सो मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करके लूँगी। ठीक है, तो ये मेरी x की वैल्यू हो गई और जो x की वैल्यू है मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में डालूंगी क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, उसके बाद इक्वेशन नंबर जिसमें आपको पुट करके लेना है वो इक्वेशन पहले लिख लो। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। Now instead of x you will write this because x is equal to 155 minus 15y. So instead of this x you will write this 155 minus 15y plus 10y is equal to 105. So 155 अगर हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो 105 minus 155 over here and minus 15 plus 10y minus 5y. Okay. Now 105 एंड 155, 5 से 5 अगर जाता है तो 0, 5 एज इट इज़ एंड 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। इसकी वजह से मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्शन किया हुआ है और बड़े नंबर को माइनस का साइन है, सो यू नीड टू पुट द माइनस ओवर हियर। नाउ y इज इक्वल टू माइनस 5y। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो मुझे आंसर्स क्या मिलेंगे इसके, y इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 10 जा, और माइनस माइनस है, साइन अगर सेम होते हैं डिवीजन में तो हमें पॉजिटिव आंसर आता है। तो y का आंसर मुझे मिला 10। क्लियर है?
नाउ पुट दिस y इन अ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें x का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है। सो 155 माइनस 15y इज इक्वल टू 10। नाउ 155 माइनस 15 इंटू 10 150। ओके, सो मुझे x का आंसर क्या मिल रहा है, 5 0 5 माइनस 0 5 0 एंड 1 माइनस 1 0। सो मुझे बेसिकली आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 5। तो मुझे x एंड y का आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज इज 5 एंड वेरिएबल चार्ज मतलब कंटिन्यूअसली जो बढ़ रहा है वो चार्ज कितना है y का आंसर हमें कितना आया है 10। तो ईच एंड एवरी किलोमीटर जब ये आप कवर करोगे तो ईच किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, बट फर्स्ट सम डिस्टेंस के लिए आपको 5 रुपीज़ ही पेड करना है, ठीक है। बट यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको इसके आगे भी उन्होंने बोला कि 25 किलोमीटर के लिए आप कितना चार्ज पे करोगे। तो 25 किलोमीटर क्या होगा, कुछ तो फिक्स चार्ज तो रहेगा पहले, उसके बाद 25 किलोमीटर मतलब 25 इंटू ईच मतलब y, ईच किलोमीटर के लिए हम लोग कितना पेड कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x का कितना आया है हमें आंसर 5, ये पुट कर दो, प्लस 25, y कितना मिला हमें 10, पुट करो। तो देयरफॉर 5 प्लस 250, सो यू विल गेट आंसर एज अ 255 रुपीज़। सो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप, द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर पूछा है, देयरफॉर द पर्सन हैव टू पे 255 rupees for traveling how much distance 25 किलोमीटर। आप यहाँ तक सब आंसर्स लिखोगे तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बीच में कहीं छोड़ना मत, जो भी क्वेश्चन आपको पूरा दिया है एक बार पूरा रीड करो, उसके बाद उसे ब्रेक डाउन कर करके रीड करो कि हाँ मेरा पहला कंडीशन क्या है, उसे शॉर्ट लिस्ट कर लो, सेकेंड कंडीशन क्या है उसे शॉर्ट लिस्ट करो, और उसके बाद उसके इक्वेशन निकालो। और फर्दर भी आपको कुछ पूछा है कि आपको एक्स एंड वाई कहीं पुट करना है या उसके और फर्दर भी आपको उसको यूज़ करके कहीं और इक्वेशन में जाके पुट करना है, तो वो भी पढ़ो और उससे जाके आंसर निकालो, तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चंस आप लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। Question number 5 is a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay? तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, फ्रैक्शन कैसे होते हैं, P/Q फॉर्म में। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन कैसे पढ़े, फ्रैक्शन कैसे दिखते हैं, फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन P/Q फॉर्म। यस, मतलब ही क्या, जो ऊपर होते हैं उसे बोला जाता है न्यूमरेटर और जो नीचे होते हैं उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो पहले तो आपको वो कंसीडर करके लेना है कि चलो हम लोग लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स एंड कंसीडर द डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, बी वाई। क्लियर है। देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, फ्रैक्शन इज x/y। यस, ओके। अभी जाके हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं और उसे बनाने की इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 होगा। कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
ठीक है, तो मेरा न्यूमरेटर x है, मेरा डिनोमिनेटर y है, दोनों में मुझे कितने ऐड करने हैं 2। जब मैं 2 ऐड कर रही हूँ तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11। समझ में आया है? तो फिर से एक बार कंसिडर करते हैं। और फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन मैंने लिख लिया, बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया है, इज इक्वल टू 9/11। ठीक है, सेम थिंग इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे मेरा एक कंडीशन खत्म हो चुकी है। यस, मेरा पहला इक्वेशन बन चुका है, उसके बाद मुझे सेकेंड इक्वेशन का मिल रहा है, दैट इज इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी मुझे क्या करना है, x/y में 3 ऐड करना है। और ध्यान दो, कभी भी ऐसे मत करो, कुछ बच्चों का मैंने देखा है वो क्या करते हैं, ये x/y लिख लेते हैं और यहाँ पे +3 कर देते हैं। डोंट डू दैट। उन्होंने बोला है वहाँ पे स्पेसिफिकली 3 एडेड टू बोथ, ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोथ, दोनों के जगह पे उन्होंने 3 ऐड किया है, तो दोनों को भी 3 ऐड करके दो, +3 और +3, और तभी जाके आपका फ्रैक्शन बन रहा है 5/6। ओके, तो इक्वेशन हमारा अभी तक बनानी है, हमने जो कंडीशन दी थी उससे सिर्फ लिख के लिया है। अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये 11 है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, x+2 इज इक्वल टू ये 9 यहाँ यहीं पे रहेंगे और ये यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डालने से क्या हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ब्रैकेट अगर नहीं डालते, हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं, चलो ऐसे 9 × y+2, तो तभी बच्चे क्या करते हैं, 9 को सिर्फ y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ठीक है, उससे भी आंसर्स रॉन्ग होते हैं। इसीलिए आप जब भी ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो ब्रैकेट डालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 × x इज 11x प्लस 11 × 2 22 इज इक्वल टू 9 × y 9y प्लस 9 × 2 18। क्लियर है? अगेन दिस y का टर्म इस साइड आ जाएगा और कॉन्स्टेंट नंबर्स वहाँ जाएंगे। सो 11x माइनस 9y is equal to 18 minus 22. So therefore 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 is minus 4. So ये बन गया आपका स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 बन चुका है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को भी आपको सेम मेथड से सॉल्व करना है। 6 you will multiply over here, 6 is equal to x plus 3 and 5 is equal to y plus 3. ठीक है, you need to multiply this term, this numbers to each term in your bracket. तो 6 × x is 6x, 6 × 3 is 18, 5 × y is 5y plus 5 × 3 is 15. Clear है? Then 6x variable is one side is equal to 15 minus 18. Okay, now 6x minus 5y is equal to 18 minus 15 is minus 3. Now this is my equation number 2. अभी मेरे पास इक्वेशन दोनों बन के आ चुके हैं। अभी जाके हम लोग इसे सॉल्व करके x एंड y के आंसर्स निकालेंगे, तभी जाके हमें ये फ्रैक्शन मिलने वाला है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला है ना व्हाट इज फाइंड द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो चलो मैं इसी इक्वेशन को चेंज कर लेती हूँ। तो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। सो मेरा x का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट हो चुके, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर दूंगी 3rd। ओके, नाउ पुट दिस x वैल्यू इन एनी इक्वेशन नहीं जो यूज़ नहीं किया हुआ है अभी तक। तो इसे मैंने सिंप्लीफाई करके लिया है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, इस वाले इक्वेशन में जाके पुट करूँगी। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। सो x की वैल्यू, इक्वेशन को लिख लो पहले, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो 11 x इज हाउ मच, -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ओके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है,
तो अभी 11 को हम लोग अगेन ब्रैकेट के ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 3 -33, 11 इंटू +5y +55y डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये 9y यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो +9y होने वाले हैं, तो -4 + 9y। ओके, अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 6 अगेन शिफ्टेड हुआ हियर, सो 33 + 55y इज इक्वल टू 6 इंटू -4 + 9y। ठीक है, तो -33 + 55y इज इक्वल टू 6 इंटू 4 -24 एंड 6 इंटू 9 54y। ठीक है, सो कांस्टेंट नंबर एक साइड में लेने की कोशिश करते हैं, तो 55y एज इट इज यहीं पे रखते हैं और 54y को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, इज इक्वल टू -24 + 33। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +1y। ठीक है, 55 से 54 गया 1, एंड अगर हम लोग ये दोनों को माइनस करें तो 6 और 3 9। ठीक है, तो 9 आंसर आ रहा है y का। सो नाउ दिस y वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज हमें x का भी आंसर निकालना ज़रूरी है। तो x की जो भी वैल्यू है तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन जो भी है मैं लिख के लेती हूँ, x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन 6। ठीक है, तो -3 + 5 y के जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, y का आंसर क्या है 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू -3, 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 6, सो 45 - 3 इज 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 42। नाउ x का मुझे आंसर मिल रहा है 7। x इज इक्वल टू 7। नाउ फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे हमें सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं पूछा है, हमें पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ वर्ड भी लिखना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन का आंसर है देयरफॉर फ्रैक्शन इज, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y हमने कंसीडर करके लिया था, तो अभी हमारे पास वैल्यू है, तो हम लोग x अपॉन y वहाँ पे पुट करेंगे। x है 7 और y है 9, देयरफॉर 7 अपॉन 9 इज योर आंसर। ठीक है, अभी आप ये सब कुछ कॉपी करो, और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जैकब करके एक पर्सन है, उसका 5 year hence मतलब 5 साल बाद कितना होगा, उसके जो सन है उससे वो 3 times बड़ा होगा, मतलब 3 गुना बड़ा होगा। अगर जैकब जो है, मतलब सन अगर 5 years का है तो जैकब 15 years का होगा, बिकॉज क्या बोला है उन्होंने, 3 times ग्रेटर, 5 3 ज़ा 15। तो ये बेसिक सा स्टेटमेंट है। तो सेकेंड एक स्टेटमेंट में वो बोला गया कि 5 year एगो, अभी वो एगो का बात कर रहे हैं, एगो मतलब क्या, पहले, 5 साल पहले जैकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब क्या, 5 साल पहले जैकब का जो भी एज होगा वो 7 गुना होगा उसके सन से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एजेस वाले में आते हैं। एजेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो अभी आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ मतलब 2 पर्सन्स है, जैकब एंड सन, और उनके एज के बारे में बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट एज ऑफ नहीं, प्रेजेंट एज हमें निकालने बोला है, तो प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is X, okay, and present age of his son, क्योंकि सन का नाम नहीं दिया है, सन ही बोला है तो वही लेना है आपको, is Y। ठीक है, तो कंडीशन पहली बोली जा रही है 5 year hence की। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 year hence। तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ 5 year hence, hence मतलब ही क्या,
5 साल बाद, अभी 5 साल बाद अगर कंसिडर करो कि आप हो मैं हूँ, 5 साल के बाद हम दोनों के एज 5 से बढ़ने वाले हैं। मतलब अगर मैं अभी 25 की हूँ तो 5 साल के बाद 30 की हो जाऊंगी, अगर आप 15 साल के हो तो 5 साल के बाद और 20 के हो जाओगे, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें जो भी हम लोगों ने एक्स एंड वाई लिया है, मतलब जैकब है इज इक्वल टू लिख लो और उसका सन है, ठीक है, दोनों में भी 5 ऐड कर लो, पहले ये कंडीशन कर लो, ठीक है। हेंस से इसकी वजह से मैंने 5 ऐड किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है 5 years हेंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है वो? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जब भी होता है तो 3 इंटू वाई प्लस 5, बस हो गया आपका। जो कंडीशन दी है वो उसे हम लोगों ने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। इसको अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 5 15 और y यहाँ जाएगा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, यू विल गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दिस इज योर कंडीशन 1। तो ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम थिंग हम लोग करेंगे सेकेंड कंडीशन के साथ। सेकेंड कंडीशन है 5 year एगो वाली। मैं थोड़ा सा बाजू बाजू में लिखती हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चलेगा। अभी ये हेंस वाली कंडीशन थी, अभी हम लोग 5 year एगो वाली कंडीशन करेंगे, ठीक है। 5 year एगो वाली, एगो एगो एज नहीं, एगो। एगो का मीनिंग होता है पहले, ठीक है, बिफोर। तो 5 year एगो में भी आपको क्या करना है, 5 साल माइनस कर लो, बिकॉज अगर मैं अभी 25 की हूँ तो पहले 5 साल पहले मेरा एज क्या था, 20 था। तो दोनों से भी मुझे पहले 5 माइनस करके लेना है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक है। ओके, अभी उन्होंने बोला है जैकब पेज वॉच 7 टाइम्स। कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स। तो 7 इंटू, ओके, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35 और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। तो मैं इसे बॉक्स कर लेती हूँ। कि बॉक्स वगैरह मैं इसीलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा जब टीचर्स आपके पेपर करेक्शन के लिए लेंगे तो उनको ढूंढना ना पड़े कि इन्होंने इक्वेशन कहाँ बनाया, सेकंड इक्वेशन कहाँ बनाया, एक्स की वैल्यू कहाँ निकाली, वाई की वैल्यू कहाँ निकाली। तो थोड़ा सा हैबिट लगाओ ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो अभी एक्स की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ वाई, बिकॉज अभी हमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करने लेना है, बिकॉज हमारे ये टास्क हो चुके हैं इक्वेशन वाले, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 30। ओके, इन टर्म्स ऑफ y ही फाइंड आउट करना है। अभी मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अभी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज मैंने सेकेंड को चेंज किया था तो मुझे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू मुझे कितनी आई है, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ओके, नाउ माइनस 30 विल गोज ओवर हियर एंड प्लस 7y माइनस 3 प्लस 7y माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 इज प्लस 4। ओके, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट किया, बड़े नंबर का साइन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर आएगा 4y एंड ये 10, माइनस 30 विल गोज ओवर हियर प्लस 30, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर मुझे 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 10 जा, तो y का आंसर मुझे मिला 10, ठीक है। तो y का आंसर मुझे मिल चुका है। अभी मुझे सिर्फ x का आंसर फाइंड आउट करना है, तो x का आंसर मैं फाइंड आउट करके ले रही हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। ओके, सो माइनस 30 एज इट इज प्लस 7 इंटू 10,
-30 + 70, -30 + 70 इज हाउ मच? अगर 30 करेंगे तो 40, ठीक है। तो मुझे x का आंसर कितना मिल रहा है? 40। x इज इक्वल टू 40 आया हमें, ठीक है। तो अभी हमारे पास x एंड y की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो मुझे x इज इक्वल टू मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मिला x ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स लिखो, x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर्स। तो मुझे इन दोनों का भी आंसर मिला है कि जैकब का एज 40 था और उसके सन का एज 10 था। तो इससे अभी हमें स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है कि एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स इज 40 years। कितना था? 40 years, ठीक है। एंड हिज सन्स एज इज 10 years, ठीक है। तो याद रखना कि आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें आपको स्टेटमेंट लास्ट में देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक बार रिकैप कर लेते कि मैंने क्या किया है यहाँ पे कि 5 year हेंस था, इसकी वजह से हेंस मतलब बाद में जब भी हेंस का टर्म आ जाएगा, हेंस आफ्टर ऐसे वर्ड दिखेंगे तो आपको क्या करना है, वो ईयर को ऐड करना है। और जब भी आपको एगो वाला टर्म आएगा या बिफोर वाला टर्म आएगा तो आपको उसे माइनस करना है, जो भी है। यहाँ पे मैंने +5 क्यों किया है? बिकॉज वहां पे बोला था 5 year हेंस। अगर आपको 3, 4, 5 व्हाटएवर नंबर होगा तो उससे ऐड करके लो। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, जो भी ईयर्स आपको बिफोर मतलब पीछे बोला है तो वो ईयर्स से उसे माइनस करके ले लो। मैंने अभी बहुत बार देखा है कि कोचिंग में या मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि 3 मल्टीप्लाई ये साइड करना है या ये साइड करना है। थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या बोला है स्टेटमेंट में? एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। अगर मैंने सन का एज 5 लिया, ठीक है, सन को मैं 5 कंसिडर कर रही हूँ और मुझे जैकब का एज निकालना है, तो जैकब का एज मैं कैसे निकालूंगी? 5 × 3, क्योंकि वो 3 times है ना। अगर आपने इधर 3 लगा दिया तो सन उससे 3 times ग्रेटर हो जाएगा, यस। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको वो 3 times कहाँ पे लेना है, ठीक है। एंड एक छोटी सी चीज अगर हम लोग नॉर्मल ले लें तो जैकब है और इसका सन है, तो ऑब्वियसली जैकब भी बड़ा रहने वाला है ना और सन उससे छोटा रहने वाला है, तो आपको 3 गुना किसको करना पड़ेगा? डेफिनेटली सन को, यस। तो थोड़ा सा लॉजिकल भी देखो और ये भी देखो कि कैसे क्या चल रहा है वहाँ पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एवरीडे लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं, तो वो बेटर आपको समझ में आ जाएगा और आपको इजी वे में वो इक्वेशंस फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो होप सो यू अंडरस्टैंड। ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन। हमारे 8, 9, 10 के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारा ऑफिस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इंक्वायरी के लिए प्लीज़ विजिट इन आवर ऑफिस। थैंक यू।